बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, बसंत के हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। बसंत मनाई जा रही है, सारी रात लाहौर में हल्ला गुल्ला होता रहा है, शुगल मेला, इंजॉय, गाने, इतने पेचे शेचे लगाए लाहौरियों ने, इतना फ़न किया। इतने अरसे के बाद वो जो मरीम नवाज़ी अपनी स्पीच में भी कह रही थी कि लाहौर जो है ना सांस लेगा, खुली फ़िज़ा में सांस लेगा, इनहेल करेगा। मुझे वो लाइन अच्छी लगी उनकी, और वाकई लाहौर जो है इनहेल कर रहा है। रात 12 बजे का ऐसे इंतज़ार था, ऐसे जो आपको पता है मैं रहती हूँ डिफेंस में, मैं तो उधर रहती भी नहीं हूँ लाहौर के जो इस तरह से अंदरून एरियाज़ है, मगर उसके बावजूद इतना शोर, इतना मज़ा, इतना म्यूज़िक, लोगों ने अपनी छतें जो थी वो आबाद की हुई थी। रात 12 बजे के बाद ऐसे रौनक का माहौल था, इतनी खूबसूरत फ़िज़ा थी, ऐसा खूबसूरत आसमान, ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिले पूरे लाहौर को रात 12 बजे के बाद कि मैं आपको बताऊं कि पूरे पंजाब से लोग लाहौर तशरीफ़ लेकर आए बसंत मनाने के लिए, टू सेलिब्रेट बसंत। इट्स सो अमेजिंग। आई कैन टेल यू कि क्या समा था, क्या एम्बियंस था, क्या लुक था, द व्यू यू कैन नॉट इमेजिन, दैट टाइम। और यही इसका फ़न था जिसके बारे में हम सुना करते थे कि लाहौर में जो बसंत है वो बड़े प्यार तरीके से मनाई जाती है। अब जो जेनज़ी है ना, इनको पता चल गया कि लाहौर की सकाफ़त क्या थी, बसंत कैसे मनाई जाती थी, क्या तौर तरीके होते थे, क्या एम्बियंस होता था, क्या खुली फ़िज़ा होती थी, क्या मस्ती होती थी। देखें, आज आगाज़ हुआ है, आज पहला दिन है। ये तो रात गुजारी है आपने, और रात बिना सो के गुजारी है। देख लें आप, मेरा भी हाल, अपना भी यही हाल होगा आपका। जो आज बसंत मनाएगा वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा, क्योंकि आज कल परसों 3 दिन खुल के सेलिब्रेट करें बसंत के इस फेस्टिव को, और पूरी दुनिया को बताएं कि आप कितने अमन से, कितने सुकून से, कितने प्यार से अपनी जो है ना इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एहतियात रखिएगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आपकी सेफ्टी जो है उसको मद्देनज़र रखा जाए, मगर गवर्नमेंट जितना कर सकती थी किया है। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर किया है, सख्ती भी की है, मगर आपका अपना भी कुछ बनता है कि आप अपना ख्याल रखें। बाइक्स पे निकलें तो आपके सामने जो है वो प्रोटेक्टिंग रॉड्स वगैरह है, दे शुड बी देयर, नो मैटर व्हाट, बिकॉज सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड अदरवाइज़ जो कोई बच्चे वगैरह रोड क्रॉस कर रहे हों, जा रहे हों, तो गाड़ियों पे जो लोग जा रहे हैं कि किसी की पतंग उड़ गई है या कट गई है, तो आप जब किसी रोड पे कोई पतंग गिरती है तो कोई बच्चे ना भागें, कोई बड़े भी भागें तो देख के भागें पतंग पकड़ने, ठीक है। और अगर छतों पे भी पेचा लड़ाया जा रहा है तो ख्याल रखें कि वो जो मांझा है, वो जो डोर है, वो किसी के गले में या किसी के मुंह पे ना लगे, क्योंकि छिल छुल जाएंगे आप लोग, तो बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, अपना भी और दूसरों का भी। साथ साथ हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ज़बरदस्त गेस्ट, बेन वॉरिंगटन, ठीक है। ही इज़ अ हेड ऑफ लाहौर ऑफिस एंड ब्रिटिश हाई कमिश्नर and British High Commission, and we are here to talk to him, and it's a big thing for us that he took a time for our show and for the morning show, so we would like to welcome him. Hello. Thank you for having me. Thank you for coming, and happy Basant. Absolutely. Happy Basant to you and all of your viewers as well. Yeah. Very excited. What is Caledonian Ball? Would like to know first. Yeah, so on Wednesday night we hosted a Caledonian Ball at the Sir Gangaram residence in Gulberg, Lahore. So this is all about celebrating the ties between Scotland in the UK and Punjab. So I'm from Scotland myself, and since I've arrived in Lahore about a year ago, I've discovered all of these links between our my two favourite places, Scotland and now Punjab as well. So it was all about a celebration of those ties. So how you see this Basant now after 25 years, like people are celebrating, right? Because it's been 19 years, right? Not 25, what people were saying on the reels and on the social media. Long enough. It's not long 25, enough. It's 19, right? Yeah. So after 19 years, so we would like to know like how you feel, like first time you're going to celebrate in Pakistan. It's you can really feel it. So I think in the last few weeks you can sort of feel the build up on the streets in Lahore. People are genuinely excited. I found it fascinating that those who are slightly older and have experienced it before, all sort of reminiscing about their childhood and their favourite memories of that time. So you can really feel it. And all I would do is, I'm going to be flying my kite this evening and tomorrow, which I'm very excited about. But I'd also echo your message from the start about doing it safely, so that we can all have a good time.
That's coming back to Caledonian Ball. What is the significance of hosting Caledonian Ball in Lahore this year? So the city of Glasgow in Scotland and the city of Lahore are twin cities. So this is the 20th anniversary year of that relationship. So this was also a celebration about what that relationship and those connections between these two amazing cities are all about. So that's things like Rescue 1122 that we have here in Lahore and Punjab. They were set up with support from the fire services in Glasgow in Scotland. The same number we can call? It's a different number, but all the support that they got provided at the start came from Glasgow. And likewise, the Children's Hospital that we have here in Lahore has a relationship with the Children's Hospital in Glasgow, so they share training and staff visits. We have lots of cultural understanding and exchange. We also have a very special type of tartan. So I was wearing my kilt at our event, which is a Scottish national dress, but we have a special type of tartan, so type of design, which is called the Spirit of Pakistan. So it's an officially registered tartan in Scotland that celebrates the links between Pakistan and Scotland. So it was great to just bring all that together. We also have very excitingly this summer, we have the Commonwealth Games, so the Sports Commonwealth Games in Glasgow, where inshallah Arshad Nadeem and others will be going for gold medals. So it was very exciting again to celebrate all of that and what's to come. That's nice. Well, I like, the way he said inshallah. I like it. Wow, mashallah. So how does the Caledonian Ball fit into the broader UK-Pakistani, relationship? It's a really good question, and I think it's absolutely integral to it. Ultimately, relationships between two countries do not just exist between capital cities. So it's not just between Islamabad and London, it's between all parts of Pakistan and all parts of the UK. There are obviously so many ties between Pakistan and the UK. I'm sure most of your viewers will know somebody, family members or whoever else, who has travelled there or lives there just now. So it's about celebrating all of those ties that go well beyond the sort of the formal diplomatic relationship. Culture is what binds us together. Yeah, that's what important. So we'll take a short break. Ben is with us and we're going to talk more about Basant and Caledonian Ball. So take a break. वेलकम बैक. आप सबको बसंत मुबारक हो. बेन वॉरिंगटन हमारे साथ ही हैं और we would like to know if someone is from the Scottish background, right? So how do you see Scotland connections, right, with Lahore and Punjab? So there are so many. It's almost there's almost too many to list just now. So for example, Sialcott is the biggest producer of bagpipes outside of Scotland in the entire world. So there's a sort of direct link there. I mentioned before the links between Glasgow, the city of Glasgow, and the city of Lahore around Rescue 1122 and the Children's Hospital. We have tartan links, we have the Commonwealth Games, we have huge amounts of sort of cultural connections between the two sides. So many similarities. And actually the weather is not similar, but everything else you can really identify as well that sort of that feeling of hospitality and generosity that you have here in Lahore. Wow. And the weather is like very rainy and cloudy, yeah? Yes, I don't want to put people off travelling there if they want to go on holiday, but the weather is slightly colder and cooler than it is here in Lahore. Oh, really? Yes. So how you enjoy this weather here in Lahore? I love Lahore. I think everyone told me that Basant was a festival all about the return of spring, and actually in the last few days you can really feel that the weather is starting to improve and it's an exciting time. The sun is in the sky, people are happy, it's amazing. Wow. Why do cultural events like Caledonian Ball, matter for so many local communities, in Lahore? I think ultimately cultural connections are what makes diplomacy and connections work. Culture is what people resonate to, and ultimately that is what allows relationships to sort of flourish and grow. And until you have those cultural connections, that understanding of two different places, two different countries, then that's what allows you to identify opportunities that can benefit both sides. You're right. Do you think reviving and celebrating this traditional festivals, such as Basant, if you talk, then they're playing a big role, like promoting Lahore's soft image internationally? I think this whole period for Lahore is fantastic. So you've got Basant, you've got the literary festival that's kicking off later today. You've got this whole sort of window of excitement and international attention. So as you say, ultimately this is about showcasing Lahore both internally, so Lahoris can enjoy themselves, but showcasing Lahore to wider Pakistan, the region and the world. So
I'm very excited that I'm currentently living and posted here so that I get to enjoy it myself. Wow. So Basant has long, being a kind of symbol of Lahore vibrant culture and identity, So from your perspective, what makes this festival so special for the people in Lahore? I mean, in some ways, I'm probably the wrong person to ask that question, aren't I? As an outsider, I'm only learning. I think you're the right person I'm only to learning ask. this myself. But I think for us, we see Lahore as this cultural capital and hub, and everyone in Lahore is incredibly proud of being Lahori and incredibly proud of showcasing their Lahori, their Punjabi, their sort of local culture and customs. So I think it's a sort of anywhere where you are proud and feel like you belong is it's only right that you try and showcase that to others to demonstrate that further. I mean, we are very proud from the British High Commission and our colleagues in the British Council that we're also supporting sort of cultural links and cultural heritage. So we are also sponsoring some of our speakers that will be attending the Lahore Literary Festival this weekend. Our colleagues in the British Council are also hosting next week in Lahore a specific event around cultural heritage and preservation of cultural heritage, including in the walled city. So there's sort of so many different aspects to this that it's just a very exciting time. Wow. Like the way you're talking about the culture and everything. So I've heard that you like Pakistani food and you like spicy food and, like chilies and stuff like that. I think I probably like Pakistani desi food too much, and I probably have to start getting new shirts and new suits. But since I arrived here, obviously in the UK we have desi food as well, so it's not been because when I travel to UK and Scotland, anywhere when I go, I see so many places they have all kind of spicy and all desi foods is there as well. Obviously the food here is the most authentic you can get, but I feel as though I was well prepared by what I used to eat back home. So since I've arrived here, palak paneer is my new favourite, or anything palak related, because I just find that I could eat that all day, every day. But actually in the UK, we have a dish called chicken tikka masala, which is a sort of a hybrid of a desi food with a bit of a sort of British twist. And it was actually started in Scotland in the 1970s, and it's now one of the favourite dishes across the UK. So again, it's another example of... Ben, I bet you, the way you had food here, if I asked you the food names, maybe you didn't try it before. Should I ask? Let's try, and then we'll say yes or no. Have you tried dhania gosht? Yes. You've tried dhania gosht, man? You serious? Yeah. You have to lean into to being in Lahore. So honestly, there's very few dishes I haven't tried yet. Let me ask you. Let me clear myself. Okay, what is dhania? Well, translated, I don't really know. Obviously, gosht is meat, but it's... But what's inside? At least you know what is the... what is the dhania that inside? Well, this is the special thing. Many dishes I eat here, I don't actually really fully understand. And what is gosht? And what is gosht is meat, translated. Yes. Wow. He had the dhania gosht, man. Okay, and what is karele gosht? Have you tried it? I don't know. It's very famous in Lahore, karela gosht. What's the first word? Karela is just a vegetable, which is so much, not so tasty. It's something, but they made it with the gosht and then everything mixed together. They made like, wow. Okay, well, I'll have that this weekend then. That's the recommendation. It's also a traditional dish in Pakistan. Okay, the two things, right? Because I know he knows about the biryani, he knows about the kadai, about the nihari, but these are different things, right? That's what I would like. I was talking to their people actually also there, and she's a pretty lady where I'm asking actually. Anyway, so more thing. Harissa, have you tried? Yes. Harissa is very good actually. I have to say that's one of the most surprisingly lovely dishes that I've had since I got here. Oh my God. Once things are a bit quieter in the summer, once you've had this amazing experience of this week and then obviously Ramazan and Eid, once that's all over, I want to start learning how to cook some of these dishes myself. Wow. And about the, taftan, shermal, have you tried that? Yes. Not very often, but I have tasted it. It's just like a bread and a pita bread type thing, and it's a little sweet and thick, but very nice. These are all bad for my waistline, but great for my Lahori experience. Have you tried rabri? I don't think so. Okay, yeah, because it's not from Lahore actually. It's a condensed milk type sweet. Okay. Yeah, but it's not from here. It's from Karachi. Okay. That's very famous. But I was just asking, have you tried kofte? Yes. Yeah. Meatballs. Yeah. You have tried that also?
As Wow, I say, Ben. most things I have tried. Most things I have Oh tried. my God. People here are very proud of food. Wow. Something we probably share is an unhealthy obsession with food. Yeah. But it's all part of the Lahore experience, which I'm enjoying so far. I am impressed. I'm impressed by him. By the way, what's your most favorite dishes which you offer? Like you say, order that. I want to have that. I think, as I say, because we experience so much desi food in the UK as well, but the thing here that just doesn't compare is the sort of palak. So whether that's palak with meatballs or palak paneer or whatever, the palak, I know it takes many days to cook here to be done properly. So you can really taste that when you eat it. Ben is a total desi person. And also nihari. Have you tried the nalli nihari, the Yes, magaz of course. nihari? I've tried many niharis. Oh gosh, oh gosh. Okay, he knows better than us. Like, we live here. Some people don't even try to have that, don't taste it. But see, he's not from here, but he knows everything about it. And he tried it and he loved it. So we'll take a short break. We'll be right back with Ben. Welcome back. You're watching Morning with Fizza. We have Ben with us, and we would like to know that Ben can talk in Urdu or not. Mere Urdu zara kamzor hai. I'm trying to learn, but slowly but surely. So I think maybe in a few months' time I can come back on the show and speak more Urdu. तो आपको ये पता है कि जैसे अगर if I talk in Urdu something, in like some sentence and anything, we would like to know that you can judge or not what I'm saying, okay? Okay, this could be embarrassing. Right. मैं पाकिस्तान से प्यार करती हूँ. I'm going to embarrass myself now, so I'm not going to say Okay. it. But, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मोहब्बत है. you tell me what that is in English. No, you can. No, you explain- tell me what you it is in need to English. tell. You can tell in No, English. I'm going to embarrass myself. So you tell me, and then I'll come back on the show in a few months' time once I'm more learning. मैंने कहा, I said I love Pakistan. Well, I do love Pakistan. I do love Lahore, but Wow. this is what I need to improve my Urdu, improve my Punjabi as well. Okay. Basant, enjoy. Basant Mubarak. What is this? Enjoy. Basant. Basant celebrations, like happy Basant. Wow. तुम खूबसूरत हो. तुम खूबसूरत हो. What's Basurat? What is that? You are beautiful. No one said that to me. Maybe that's why. Yeah. So you're going to celebrate Basant in this, the world city, yeah? Which is for you, like how to fly kites, everything. Do you know about everything? Because you're going to do that, everything. Well, so the people have been telling me about sort of Pecha and Bakata, once you sort of have two kites in the air, sort of battling with each other, and once it's cut. So actually, after this interview, I'm going to the walled city so I can try to practice. I've not flown a kite myself since I was a very small child. So it's going to be fun, but then also learning about all of these new words and these new techniques is all part of the fun. What is Pecha then? So I think Pecha is when you have two kites sort of battling with each other in the air and trying to sort of entangle each other. And then I think Pakata is when the string is cut, I think. But I will come back after I've gone to my lesson later today and work out if that's true. So what do you say when you cut a kite? Bakata? Like, when the two people, two kites Yes. were like fighting together. So what do you say, like Bokata? Bokata, is that right? Yeah, Yes, Bokata. Yeah, Bokata! We You shout have to a scream lot. it loudly. Yeah, that's what. Thank you so much, Thank you Ben. so much We for had having a great show with you, and you're a lovely person, very good looking, very down to earth, and very humble person. Very jolly as well. Enjoy Basant, thank you. Thank you so much for your time. We'll see you after a short break. Okay, welcome back. You're watching Morning with Fizza. नाज़रीन, मेरे पास ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं अभी, और
प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सभी जानते हैं आप इनको, हम फ़ैन हैं इनके, क्योंकि आपको पता है क्योंकि इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। और इमोशनल टॉपिक्स तो आजकल हमारे जो पॉडकास्ट के हैं वो बहुत वायरल रील जा रही है इनकी, क्योंकि हमने फादर के ऊपर एक पॉडकास्ट किया था। मगर अब थोड़ा सा इमोशनल से हट के कुछ हिस्ट्री और कुछ फ़न के ऊपर भी आज इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत नॉलेज है इनके पास। तो वो सारी नॉलेज ज़रा आज हम इधर इनसे बिखेरेंगे, इधर बात करेंगे, क्योंकि बसंत के हवाले से बात हो और लाहौरी हूँ और लाहौर की बसंत के बारे में हिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो इनसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी और को पता होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बसंत मुबारक। ठीक अच्छा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पहली बात है आपको छत पे होना चाहिए, कहीं गुड्डी छुड्डी उड़ाना चाहिए, आपके यहाँ 2-3 लगे होने चाहिए, जख्म होने चाहिए, आप तो ऐसी बैठी हुई हैं रात अच्छा से। मुझे तो पतंग ही कोई नहीं मिली रात को। हम लोग घर में जो है ना वो कचरे के शॉपर से भी बनाई हमने, वो पेपर शीट बच्ची की जो पड़ी हुई थी पेंटिंग उससे, और झाड़ू की तीलियाँ होती है ना, जो झाड़ू की हमारी तीलियां होती हैं उसको लेके तो फिर हमने उसको आटे की लुपड़ी वाली जो नहीं लई होती है वो बना के तो रात को फिर हमने, क्योंकि हमें समझ ही हमें मिली नहीं, हमसे तो धोखा कर लिया सब। कमाल है फिजा, बात यह है बेहतरीन पसंद उसकी होती है जो गुड्डी लूट के उड़ाता है। गुड्डी खरीद के उड़ाने वाली की कौन सी पसंद है? अब लुटने के लिए 2 चीजें हो सकती हैं, या तो हम वेट करें किसी की छत के नीचे खड़े होकर कि ये गिरेगी कटेगी तो हमारी है, या फिर हमने फिर पेचा लड़ाना है। अब वो पेचे के लिए पतंग आपके पास 2 चीजें चाहिए, एक है आपके पास, एक नहीं है। क्या? एक लंबा कद चाहिए, वो आपके पास है। एक टींगा चाहिए होता है। टींगा समझती हैं? टींगा नहीं, हाँ एक टींगा कहते हैं उसको दूर लाहौर में। नहीं टींगा कहते हैं उसको, टींगा कहते हैं। एक लंबी सी स्टिक होती है जिसके आगे जो है वो मुख्तलिफ तरह के कील लगाए होते हैं ताकि दूर से पतंग को लूट सकें आप। तो एक टींगा चाहिए और एक आपका कद चाहिए, बस 2 चीजें चाहिए और आपको मेरी बात सुने, आपको गुड्डी लूटने के लिए आपको वो पेचा लड़ा के किसी के साथ पतंग या मांझा ना गुड्डी लूटने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ जब आपने पेचा लगाना फिर अब 5-7-10 एक्स्ट्रा लूटें पहले, लूट के उसके बाद आप ले जाएं ऊपर। अच्छा हाँ ये है इसका बेस्ट तरीका। यार ये आपने हमें क्यों नहीं बताया पहले? हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, क्यों नहीं पता चला? खैर अभी 3 दिन है। आप पूछे कि मैंने कितने लूटे और कौन कौन से लूटे। आपने लूटे क्यों? आप जाके पतंग उड़ा के कोई मतलब थोड़ा मैच लगाते हैं ना? मैंने कहा कि लाहौर में कहा जाता है, खास तौर पर अंदरून लाहौर में, खोजी शाही में, मोनी रोड के ऊपर, ग्वाल मंडी में, मोची गेट, जो है पाटी गेट और दिल्ली गेट, उसके अंदर आप जाएं, वो कहते हैं बेहतरीन पतंगबाज वो नहीं है जो खरीद के उड़ाता है, वो है जो पहले लूटता है फिर उसको उड़ाता है। तो मैंने पहले लूटी हैं, 2 मैंने तीरा समझती हैं? हाँ। सबसे ज्यादा जो आसमान पे आपको छोटी गुड्डी नजर आती है तीरा कहते हैं। तीरा जो मेरे जैसे गरीब यानी कि जिसके पास 10-20 रुपए हुआ करते थे ना एक जमाने में, वो तीरा खरीद लेते थे 8-10, वो 1 रुपए के 2 तीरे आ जाते थे। अच्छा। तीरा सबसे छोटी गुड्डी होती है। अच्छा। जो बड़े बड़े गुड्डों में आप उड़ा कहते हैं मैं भी पतंगबाज हूँ। हाँ। उसके बाद मैंने शुरला ये एक मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इसमें शुरला पड़ा हुआ है। कहाँ है? कौन सा वाला बताते थे? ये देखें, ये यहाँ शुरला कहते हैं इसको। अच्छा, ये साइज में नहीं, इसकी शेप जो होती है, साइज भी और शेप भी। और ये जो लगा है जी शुरला, ये जब आप इसको उड़ाएंगे ना ये श करेगा, ऐसे आवाजें देगा, इसकी वजह से शुरला कहा जाता है। इसी तरह से एक होती परी, परी छोटी गुड्डी होती है, परी कहते हैं उसको। अच्छा उसका साइज बड़ा कर दे, दुम होती है, उसको परा भी कहते हैं। जब बड़ा कर दे उसकी साइज को तो परा बन जाता है। फिर होता है अद्धा तावा, फिर होता है 1 तावा, फिर होता है 1.5 तावा। अद्धा तावा यानी हाफ गुड्डी। फिर होती है पूरा तावा यानी पूरी गुड्डी, फिर होती है 1.5 तावा यानी 1.5 बहुत बड़ा गुड्डा जिसे कहा जाता है। उसके बाद होती है बाना, फिर होती है सलारा, फिर होती है शुस्तरो। मतलब इतने नाम है गुड्डों के कि शायद आपको तो पता भी ना हो उन नामों को सारों का। तो शास्त्री का पता था, चतरदारी का पता है आपको, क्लियर का पता है आपको, सूत्रधार का पता है आपको, आरडी क्लियर का पता है आपको, ये सारे गुड्डों के नाम हैं। ये एक ज़माने में जब 2005 में यहाँ पर बैन लगा, उससे पहले बच्चे को ये नाम आते थे। वो जब गुड्डी लेने जाते थे तो नाम लेकर वो खरीदते थे। अच्छा तो फिर मुझे स्टेप बाय स्टेप नाम बता दें, क्योंकि आप देखें आज कल परसों 3 दिन बसंत है, आम देखने वाले को और मुझ जैसी लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं समझ आनी। तो मुझे बताएं, एक तो ये जो शुरा है ये क्या था? असल में हर पतंग जो है उसकी साइज, उसकी शेप और उसकी आवाज़, 3 चीज़ें थी जिनकी बिना पर इनके नाम रखे जाते थे। अच्छा। और ज्यादातर ये जो नाम जो थे वो अंदरून लाहौर के लोग या जो पुराने लोग थे, उस्ताद लोग थे, वो इनके नाम रखते थे। ये नाम मैं और आप नहीं रख सकते थे। जिनको उस्ताद, जिनके नाम के साथ उस्ताद लगता था, जैसे उस्ताद पिद्दी है, उस्ताद लाला है, उस्ताद जारी है, उस्ताद पिद्दी हयात हैं, वो जिंदा है इस वक्त। और लाला जी भी जिंदा है, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का बेस्ट टूर्नामेंट जीता, 110 लोगों को हरा के। और आपको पता है उनको 10 सोने की पतंगें मिली थी, सोने की बनी पतंगें। वो हयात हैं, जिंदा है इस वक्त भी, उस्तादुल असातिज़ा हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं।
तो उस्ताद पिदी उस्ताद छिमा हुआ करता था, उस्ताद जानी जो मेरे उस्ताद हैं उस्ताद जानी थे, रमज़ान उनका नाम था, ख्वाजा शाही में रहते थे घोड़े शाह के पास दरबार में। उनके बारे में मशहूर था कि अगर वो सादा धागे के साथ भी गुड्डी उड़ाएं तो डोर को काट सकते हैं, इतने एक्सपर्ट आदमी थे। तो मुझे याद है कि मैं जब कसूर में और ननकाना और शेखुपुरा गुड्डी उड़ाने जाता था तो इस वजह से कि मैं उनका शागिर्द हूँ, उसे पट्ठा कहते हैं अपनी ज़ुबान में, कि काशिफ फराज पट्ठा उस्ताद जानी, तो पट्ठा होने की वजह से मेरी इज्जत की जाती थी कि उस्ताद जानी से सीखा इसने। मेरी बात सुने, आप अपने आप को पट्ठा शट्ठा मत कहें, क्योंकि हमारी जबान में पट्ठा तो हम पट्टे से पहले कुछ लगाते हैं, उसके बाद कहते हैं फिर कहते हैं पट्ठा। देखिए ये जो आपने नहीं उस्ताद के साथ पट्ठा ये जो लगाया। अच्छे नाम थे ना उनको गाली की शक्ल हमने दे दी। ये बड़े अच्छे नाम होते थे, ये पहलवानी में भी होते थे कि पट्ठा फलां उस्ताद का पट्ठा, यानी उसका मतलब शागिर्द है, उसने उससे सीखा है। ये देखा ना पट्ठा मसल को कहते हैं। ये वो पट्ठा है जी, ये मसल वाला पट्ठा है क्योंकि उस उस्ताद का जिस्म का हिस्सा ही उस उस्ताद का, ये उसका शागिर्द है, उसका स्टूडेंट है, इसने उससे सीखा है। हाँ, इसका पट्टा है। हम किसी लड़की को भी कह सकते हैं उसकी पट्टी है। बिल्कुल, अगर लड़कियां पतंगबाजी करती थी तो उनके बड़े नाम थे मशहूर, जैसे बुशरा आपा बड़ी मशहूर हुआ करती थी एक जमाने में, बड़े पतंग उड़ाया करती थी ग्वाल मंडी में। लो बड़े बड़ी बुशरा आपा, हाँ बुशरा आपा, बिल्कुल जी बिल्कुल, वो पट्टी उस्ताद तारी थी और वो बड़ा नाम था उनका। ये असल में आप क्योंकि बहुत बाद में इधर आए हैं पतंगबाजी की तरफ, ये हम क्योंकि लेट 80s और अर्ली 90s में जो अरूज के ऊपर था ना पतंगबाजी का दौर, हम उस दौर की आपके साथ बात कर रहे हैं। फिर आप अंदाजा करें कि 4 तरीके होते थे डोर के लिए। अंसारी की बात कर रही है, आपको पता है बुशरा अंसारी की बात हो रही है। नहीं, मैं बुशरा आपा की बात कर रहा हूँ। उनको बुशरा आपा कहते थे पतंगबाजी की वजह से, बुशरा अंसारी तो अलग। अच्छा, बुशरा अंसारी भी उड़ाती थी, मजे की बात आपको तो पूछ रही थी। चारों बहनें पतंगबाजी करती थी। अस्मा आप अभी जी, चारों बहनें अपने वालिद अहमद बशीर और मानी बेगम जो उनकी वालिदा उनके साथ। ये लाहौर में और अहमद बशीर साहब तो बड़े माहिर थे इसके, इनके जो वालिद साहब हैं और बड़ी कमाल गुफ्तगू करते थे। होना चाहिए था। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, फिर जो होती थी ना ये डोर, इसको भी संभालने के 4 तरीके थे। जो हमारे जैसे थे ना बचपन में जब छोटे थे, जेन में रखी, मैं कभी छोटा भी रहा हूँ, हर वक्त ऐसा ही नहीं था। हर इंसान पहले छोटा था। तो सबसे पहले जो माहिर बनता है वो बनता है गिठ का। अच्छा, गिठ करनी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जब आप गिठ करते हैं या तो आपका हाथ ऐसे हो कि गिठ छोटी हो जाती है या ऐसे हो गिठ बड़ी हो जाती है। और गिठ को एक खास तरह पे रखना हाथ को और ऐसे घुमाना कि बिल्कुल बराबर हो, क्योंकि अगर वो बराबर नहीं होगी ना तो डोर उलझ जाएगी। गिठ कहते हैं इसको, गिठ करनी या गिठा करना। उसके बाद होती है पन्नी, छोटे से ऐसे करके लेके ना, ऐसे करके, यानी कि एक कागज लिया, उसको थोड़ा सा किया, पन्नी बनाई उसकी, या सिगरेट के अंदर जो पन्नी होती है उसको उसके ऊपर लपेट ली। वो लूटते जाते थे, लपेटते जाते थे, बांधते जाते लपेट, ये पन्नी कहलाती थी। वो जो सिल्वर वाली पन्नी होती थी, सिल्वर वाली पन्नी। एक होता था बड़ा पिन्ना, उसके ऊपर क्यों लपेटते, उससे कहां से? वो इसलिए कि लोग सिगरेट पीते थे ना, इजीली मिल जाता, पकड़ के लपेटना शुरू कर दिया। कैसे डोरों को और इकट्ठा करें, कोई टेक्निक पीछे कोई नहीं है। नहीं, बस ये होता था कि जो अवेलेबल हुई उसके ऊपर लपेटना शुरू कर दिया। ये सारी दोबारा यहाँ के बाद मुझे ब्रेक के बाद बताइएगा। अल्लाह, कितनी सारी चीजें सुने। तो फिर ये आप लोग क्या कर रहे हैं जब ये शो ही नहीं आपको पता कि ये चीजें क्या है? 3 दिन नहीं, ये चीजें सीख लें जो आज सिखाई जा रही है। मुझे खुद सीरियस, मुझे नहीं पता तो आपको क्या पता होंगी। आए उस्ताद सबसे सीखते हैं, उस्ताद पट्टे से सीखते हैं। आइए जी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज से पहले आपने बसंत की बहुत सी इन्फॉर्मेशन हासिल की होंगी, बहुत से शोज़ देखे होंगे, मगर ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हैं जो आज आपको हमारे शो से मिलेंगी। और काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद है, मगर एक और गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनके बारे में भी बताना चाहूँगी और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। एक बसंत का इन्होंने सॉन्ग भी रिलीज़ किया है, तो अभी थोड़ा सा ठहर के मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। अभी कैमरा बल्कि उधर कीजिएगा ही नहीं है, या करवा देते हैं साथ है ना? करवा दीजिए। अब वो मेरे साथ बैठे हुए थे, हमारे साथ मौजूद हैं आरजे रिजी। कैसे है? हाँ जी, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक ठाक। मेरा भरा बड़ा प्यारा और बहुत अच्छे गाने गाते हैं, मगर इनका एक बसंत का सॉन्ग है जिसकी वजह से आज खास तौर पे आपको मधु किया। बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ थोड़ा सारे में। अरे वाह, आपका शुक्रिया कि बसंत का गाना तुसी गा लेता है। हाँ जी, त्यौहार है तो फिर जरूरी है एक आर्टिस्ट वास्ते कि ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਗਾਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਿਗਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੋਰੇ ਇਦਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਬਸ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ
ਉਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਹੋਸਟ ਵੀ ਹੋ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੋ, तो फिर अरे ਤੁਸੀਂ वाह, फैसला ਵਧੀਆ कर सकते। क्या बात है। अच्छा मुझे बताए पतंगों के बारे में कुछ पता है आपको, उड़ाते हैं बस खुदी शुदी? ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਦਾਈ ਆ ਪਤੰਗ ਵਾਲੀ। और कब हाँ यही बात, तो हम सुनते हैं बड़ी कहानियां, हाँ आपने जी, मेरा हाँ जी, साथ हाँ जी, देना है, जरूर, ठीक है। जरूर, जरूर। अच्छा वो शोरा बता दिया आपने, ठीक है, आपने वो पन्नी बता हम दी। डोर पे आ गए थे, हम डोर पे आ गए। पन्नी के बाद चलते हैं। पन्नी के बाद होता है पिन्ना। पिन्ना जो होता है उसके अंदर 1.5 गोट, 2 गोट, 2.5 गोट होती है। आप कहते हैं कोट क्या होती है? हाँ। गोट होती है जो सादा धागा होता है, सूती धागा, जिसके ऊपर बाद में मांझा लगाया जाता है, उसे गोट कहते हैं। एक गोट जो होती है उसकी जो लंबाई है वो तकरीबन कोई 1000 मीटर के करीब होती है, उसे एक गोट कहा जाता है। तो 1.5 गोट यानी एक पूरा और एक हाफ, जब उसको आप मांझा लगा के लपेटेंगे उसे पिन्ना कहा जाता है। मगर हमने तो पीस का सुना ना, 1 पीस 2 पीस, 1 पीस का पिन्ना, 2 पीस का पिन्ना, ये सुना है हमने। हाँ नहीं, वो पीस जो है ना एक्चुअली गोट है बेसिकली। मैं आपको वो टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ जो अंदरून लाहौर की असल टर्मिनोलॉजी है कि इसको कहते क्या थे। वो जाएंगे कहेंगे किन्ने लवानी और 1.5 गोट ला दे भी, 2.5 गोट ला दे भी, वहां पीस तो नहीं ना बोलेंगे, ये तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग जाके बोलेंगे ना, बल्कि वो बाद में पूछेगा किसी से की क्या गई मैडम। ਹੁਣ ਪੀਸ ਚ ਨਾ, हाँ जी, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਡੋਰ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ 1000 ਮੀਟਰ ਆ, 2 ਮੀਟਰ ਆ, 2000 ਮੀਟਰ ਆ ਜਾਂ 3000 ਮੀਟਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਟ ਹੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਪੁਰਾਣੀ। बेसिकली गोट टर्म ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੀ ਉਹ ਪੀਸ ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਪੀਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੋਟ ਚ ਕਹਿਣ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। हमें हम पीस पे ही हैं। अच्छा उसके बाद होता है चरखी, जिस पे इस वक्त गवर्नमेंट ने वो पाबंदी जो लगा दी। चूड़ी जी, जैसा चरखी, होता है। उस पर पाबंदी है, इसलिए हम उसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे गवर्नमेंट की तरफ उस से। पे पाबंदी लगाई क्यों इसलिए है? कि चरखी इतनी तेजी के साथ निकलती है कि वो अगर किसी के गले में या किसी के हाथ पे वो फिर जाती थी तो वो काट देती है उसको, क्योंकि चरखी को फिर संभालना मुश्किल हो जाता है ना। पिन्ना जो है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि थोड़ी देर के बाद चेंज हो जाता है उसका जो है ना लपेटने की जगह। उससे ये होता है कि थोड़ा सा एक सुकून या एक आध लम्हा मिल जाता है आपको रोकने के लिए। अच्छा। लेकिन चरखी जब आप छोड़ते हैं पेचे में या वैसे फुल करके निकलती फुल है। करके निकलती है, तो गवर्नमेंट ने चरखी पे पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन ये हाईएस्ट फॉर्म होती थी डोर को लपेटने की। अच्छा। अब ये जो गोट है ना, इसके ऊपर बड़ियां लड़ाइयां होती थी, बड़े मसले होते थे। मसलन मैं गया हूं दुकान के ऊपर, मैंने जाकर उसको कहा जी 2 रिच ला दे, उन्हें 5 रिच ला दी। रिच क्या है? अब ये क्या है, ये नाम होते थे गोट के। जो गोट है एक वो होती थी जो आम बच्चे जो हैं जिन्होंने 10, 20, 50 रुपए इकट्ठे किए बेचारों ने जाके लेनी है ना, उनके लिए बड़ी सस्ती सस्ती सी हुआ करती अच्छा। थी। अब 2 रीच होती थी, 5 रीच होती थी, 8 चैन होती थी, 5 पांडो होती थी, 7 पांडो होती थी, पंखा होती थी, जेपे कोट्स होती थी, म्यार होती थी, घोंसले होती थी, उसके बाद 35 मीनार होती थी, फायर ब्रिगेड होती थी, एयर ब्लेड होती थी, केबी होती थी। अच्छा, इन सब की मौजूदगी में फिर इंडिया से आना शुरू होगी गोट। जब इंडिया से गोट आती थी फिजा, आप इमेजिन नहीं कर सकती, जो समझौता एक्सप्रेस इंडिया से आती थी वो गोट लेकर आती थी, तो इतना रश होता था रेलवे स्टेशन पे कि मैं जो कि उस वक्त गवर्नमेंट का लाहौर में पढ़ता था, मैं लेने जाता था, मुझे 3-4 घंटे लगते थे, कपड़े फट जाते थे, जूती कहीं एक पड़ी होती थी, क्योंकि वो होता था कि थोड़ी सी गोट आती थी और वो बिकने के लिए बहुत लोग होते थे खरीदने के लिए। तो इंडियन गोट आई, उसने सारी गोट को हरा के रख दिया। फिर बदकिस्मती के साथ इंडियन गोट का क्या नाम था? बस इंडियन गोट। इंडियन गोट कहते थे उसको, कई नामों से इंडिया में था, लेकिन जब यहाँ आती थी क्योंकि हमने इंडिया का क्या क्या खरीदनी होती थी, हमें नाम तो पता नहीं होते थे, तो इंडियन गोट दे दें। और इंडियन गोट बाजार से नहीं आपको मिलती थी, वो समझौता एक्सप्रेस जो ही आती थी, खड़ी होती थी ट्रेन आके, तो वहीं से आपको मिल जाती थी। उसके बाद वो जो एक गली है जिसको इंडियन सामान की गली कहती है, नारकली, वहां जाके आप गोट तलाश करते थे तो लोकली वो दे देते थे आपको। तो ये जितने नाम मैंने आपके सामने लिए गोट के नाम थे। अच्छा, इसमें धागे की क्वालिटी हुआ करती थी, धागे की मोटाई हुआ करती थी। मसलन अगर आपने छोटी गुड्डी उड़ानी है, जिसको मैंने अभी आपको जब आया मैंने कहा तीरा छोटी सी गुड्डी को कहते थे। पान गली में मिलता था ना, पान गली जिसको कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो तीरा जो था ना उसको उड़ाना है आपने, तो आपको बहुत बारीक सी चाहिए कोई डोर, क्योंकि वजनी होगी तो नहीं उड़ेगा। अच्छा। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा कोई 1.5 तवा या 2 तवा गुड्डा उड़ाना है तो उसके लिए आपको मोटी चाहिए होती थी, और फिर वो शार्प भी होनी चाहिए बहुत ज्यादा, ताकि वो आपके हाथों से ऐसे निकलती जाए, फंसे ना आपके हाथों में। अच्छा। दूसरा, जब मोटी डोर बहुत ज्यादा होती है ना, तो जब उसको ऐसे करके आप लपेटती हैं तो वो वहां से कट जाती थी। तो इसलिए फिर बाद में मोटी डोरें खत्म हो गई और बड़ी स्मार्ट डोर आना शुरू हो गई, जिसकी फिर बाद में कई खतरे भी, प्रॉब्लम्स भी पैदा होना शुरू हो गए। अच्छा, अब ये है कि जो ये सारी चीजें थी जितनी मैंने आपके सामने रखी हैं, जो टर्मिनोलॉजी भी आपको दी, होती कहाँ थी? ये होती थी लोहारी में, पाटी में, मोची में, रंग महल में, ग्वालमंडी में, बलालगंज में, मोड़ी रोड में, टकसाली में, खोजेशाही में, कोड़े शाह में, बगबानपुरा में।
ये जो मैंने आपके सामने 12 रखे हैं, ये सबसे बड़े सेंटर थे लाहौर के, और ये आज के नहीं थे, ये क़याम पाकिस्तान से पहले के थे। अच्छा। अब क़याम पाकिस्तान से पहले किसने शुरू की, ये बड़ी मजेदार कहानी है। किसने? ये शुरू की थी मादूलाल हुसैन, जिनको आज हम शाह हुसैन कहते हैं, बागबानपुरा में जिनका दरगाह है। वो जिस बच्चे के साथ उनका इंटरेक्शन था, प्यार था, शागिर्द था, पठा था, जिसको मादूलाल कहते थे, उसको बड़ा गुड़ियां उड़ाने का शौक था। कैसी बात है। और जहन में रखिए कि ये जो शाह हुसैन हैं, ये उस दौर के हैं जब मुगल एम्परर यहां पर थे। तो यानी उस दौर से ये बागबानपुरे के इलाके में, ख्वाजा के इलाके में, ख्वाजा को जदीद ज़बान में कोट ख्वाजा सईद कहते हैं, ये भी बता दूं लोगों को, पुराने दौर में पुराने लोग आज भी ख्वाजा कहते हैं उसको। अच्छा। तो वो वहां पर गुड्डी उड़ती थी। जब ये पाबंदी 2005 में लगी, उससे पहले सबसे बड़ा मेला जो था पतंगबाजी का, वो बागबानपुरा में दरगाह हजरत मादूलाल हुसैन हुआ करता था। और यहाँ पे तो उलमा हजरात कहते हैं कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है, हमारे इस्लाम में है ही नहीं, ये चीज़ें गुनाह है, ये पतंगबाजी को प्रमोट नहीं कर रहे, ये तो सख्त खिलाफ है। और आप इधर कह रहे हैं दरगाह में ज़्यादा है जो है ना, ये उधर प्रमोट किया जाता था। बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया। ये मैं भी सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर देख रहा हूँ। पहली बात पूरे तयक्कुन के साथ कर रहा हूँ, एक किताब है AP हजार, जिसको AP निजार भी कहते हैं, मैं उसे नाहंजार कहता हूं। अच्छा। उस शख्स ने एक किताब लिखी, उस एक किताब के अलावा कोई और हवाला नहीं। उस किताब में उसने क्या कहा? उसने कहा कि एक शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी साहबजादी, जो मतलब जो हमारे लिए इतनी ज़्यादा काबिल एहतराम है कि हम उनके बारे में नाम लेते हुए भी डरते हैं, जनाब सईदा कायनात, उनके बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बोले। सियालकोट में एक लड़का था जिसका नाम था हकीकत राय, जिसको बाद में हकीकत राय बागी कहा गया। अच्छा। हकीकत राय को पकड़कर लाहौर लाया गया। यहाँ जिक्रिया खान जो था लाहौर का गवर्नर था। अच्छा। तो उसने उसको मौत की सजा दी। ठीक। अब उसने अपनी किताब में लिखा कि उसकी जो मड़ी, यानी उसको जब सजा दे दी, लटका दिया, तो उसकी जो मड़ी थी, जिसको हम कब्र कहते हैं, वो आपको पता सिख लोग मड़ी कहते हैं, वो बनी ख्वाजा में। तो कुछ लोगों ने ख्वाजा में उसकी मड़ी के ऊपर पतंगबाजी करना शुरू कर दी, जिससे उसने ये नतीजा अखज़ किया नजार साहब ने कि ये आगाज़ जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से या बीबी सईदा के हवाले से, जो उसने नाज़िबा अल्फाज नौज़बिल्ला बोले थे, उनकी वजह से उन्होंने शुरू की। जबकि मैं जो आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ शाह हुसैन की, या उससे पहले आईने अकबरी, तो बहुत पहले की आईने अकबरी, तो अकबरी की किताब अकबर के दौर की है। उस टाइम पे भाई उस वक्त आईने अकबरी में लिखा हुआ है, पूरे का पूरा चैप्टर है बोकाटा के ऊपर। बोकाटा के ऊपर पूरा चैप्टर है आईने अकबरी के ऊपर। तो उस वक्त कौन सी ये हकीकत नगारी, ये तो बात करें औरंगजेब के दौर की, मैं आपको बता रहा हूँ मिसाल पर। तो हुआ असल में ये, उस शख्स ने नाहंजार ने किया ये अपनी किताब में कि क्योंकि उसने वो जगह देखी और उसने पतंग उड़ाते देखा, तो उसके ज़हन में ख्याल आया कि शायद यहां से इसका आगाज हुआ। जबकि उसको बिल्कुल नहीं अंदाजा कि ये चाइना से जब बद्दू बख्श, वो जो उनके नेक लोग हैं, जो उनके बहुत उलमा हैं, जिनको बुद्धू हम कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, बुद्ध के मानने वाले, बख्शू जिनको हम कहते हैं, वो बहुत नेक लोग जब आए हैं तजारत की गरज से और बुद्धिज्म फैलाने के लिए, और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2,500-4 हज़ार इस्लाम से भी पहले की, तो वो पतंग अपने साथ हिंदुस्तान में लाए। अच्छा। ये चाइना से इसका आगाज हुआ और बुद्ध से होता हुआ ये हमारे तक पहुंचा है हिंदुस्तान में। अच्छा। तो ये इस्लाम से भी पहले पतंगबाजी हुआ करती थी चाइना में, मिस्र में, बल्कि मिस्र में जो एहराम मिस्र में जितनी तस्वीरें निकली हैं, उनके अंदर पतंगों की तस्वीरें भी निकली हैं। यानी वो लोग उस दौर में जो पतंग उड़ाते थे, उसके ऊपर मिस्र के जो बादशाह थे, जो फिरौन थे, उनकी तस्वीरें, उनकी बेगमात की तस्वीरें, बल्कि उनकी जो बेगमात है वो भी उड़ाती हुई उनकी भी। और ये जो बैलून फ्लाइज हैं, ये बाद में आए थे। जी जी बिल्कुल। तो ये जो जिसके अंदर आग लगा के जो ऊपर उड़ाते हैं, ये सब चीजें बाद में आई थी। पतंग अच्छा, बहुत हिस्ट्री पीछे है। ये भी आपने बड़ा अच्छा किया, ये पूछ लिया। लाहौर में इस बात का अनाउंस करने के लिए कि कल बसंत होगी, तो रात को लाइट वाली लालटेनें जला के छोड़ी जाती थी आसमान में। अच्छा। ये उस वक्त का सोशल मीडिया था। हाँ। ये उस वक्त का व्हाट्सएप था, ये उस वक्त का एक्स था, ये उस वक्त का ट्विटर था जी, कि जनाब कल बसंत है। और लाइटों से लोगों को पता चलता था वो कल तो बसंत है, और वो हजारों की तादाद में लालटेनें छोड़ी जाती थी ताकि हर बंदे को पता चल जाए भी कल बसंत है जी। और फिर रात को खाने बनते थे, हलवे बनते थे, हलवा पूड़ी बनती थी। पे मैंने आने ब्रेक लेने दे। आपने मुझे भूख लगी, चाय तो पिला दे, चाय पिला दे, और मुझे भी ब्लैक टी जरा बना दे। कुछ नहीं होता, मैं भी चाय पीऊंगी, क्या नहीं ब्लैक टी पीऊंगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको पकवान के बारे में बताएंगे कि स्पेशली जो बसंत के खाने ना वो अलग होते हैं,
वो खाने नहीं होते जो हम रोज़मर्रा खाते हैं, या निहारी और ये सब नहीं होते, कौन कौन से होते हैं, छतों पे कौन कौन से खाने होते हैं, क्या क्या कुछ होता है, और गाने गाने कैसे छोड़ सकते हैं, बसंतों के गाने जो है उसको बात करें। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले जल्दी जल्दी मैं कुछ पूछना चाहूंगी कि पकवान कौन कौन से हैं, कौन कौन से खाने हैं, ये जल्दी जल्दी हम बता दें। स्पेशल खाने बना करते थे। एक चाट होती थी जिसे बसंती चाट कहा जाता था। बसंती चाट। उसमें क्या? जितने मौसमी फल हुआ करते थे उनको रख के एक बर्तन के अंदर बारीक बारीक काट कर उनके ऊपर नींबू, भूख लगवा दिया उनके ऊपर नींबू और 7 मसाले स्पेशल तैयार किए होते थे ग्वाल मंडी में, हाथ वाली चक्की से। अच्छा। ये मशीनी वाली चक्की से नहीं, थोड़ा सा मोटे होते थे वो। उनको सारे ऊपर डाल के उसको अच्छी तरह हिलाया जाता था। फिर उसके अंदर थोड़ी सी शुगर या चीनी जो थी ना उसको पीस के उसके अंदर ऐड किया जाता था। और उसके बाद उसके ऊपर स्पेशल जूसेस 2-3 डाले जाते थे ऑरेंज के, किन्नों के। और फिर उसको जो है ना फेंट कर तो सब में तकसीम किया जाता था। बसंती चाट कहा जाता था। रेसिपी क्या बात है। अच्छा, स्पेशल जो चावल बनते थे, आजकल तो रवाज हो गया ना, जैसे ये बहुत बनती है बिरयानी टाइप चीजें। उस जमाने में ये होता था कि पूरी रात जो थे ना वो मुख्तलिफ बड़े गोश्त की बोटियां गोल और हड्डी वाली, उनके अंदर उनको पका के उनका रस तैयार किया जाता था और उसके अंदर चावल डालकर हल्के से ब्राउन कलर के चावल बनाए जाते थे। अच्छा। और उन चावलों के ऊपर फिर सुबह ग्वाल मंडी जैसे इलाकों में या टकसाली में या और दूसरी जगहों के ऊपर फिर उनके ऊपर शोरबा डालकर खाया जाता था। अच्छा। और वो सारा दिन लगे रहते थे। बनाना भी उसको यखनी के अंदर, जी यखनी के अंदर बनाया जाता था। उसको स्पेशल पानी उसमें डाले नहीं, यखनी सिर्फ डाली जाती थी उसके अंदर। और बोटियां अलग से रखी जाती थी ऊपर उसके ऊपर, और उसके ऊपर फिर मसाला स्पेशल जो है वो डाला जाता था। और फिर ग्रीन जो उसके ऊपर चीजें डाली जाती, धनिया वगैरह, उसकी चटनी, साथ धनिया की चटनी हुआ करती थी, स्पेशल धनिया की। और वो जो जिससे चटनी बनाई जाती है, धनिया की चटनी, उसमें पुदीना नहीं डालना? पुदीना और धनिया दोनों मिक्स करके। अच्छा। और उसके अंदर दादड़ मिर्च होती है, एक मोटी मिर्च। अच्छा। वो पीसी जाती थी, फिर उसको ऊपर डाल के तो फिर वो चावल दिए जाते थे खाने के लिए। फिर स्वीट के लिए जो स्पेशल होता था वो गाजर की खीर हुआ करती थी। गाजर का हलवा तो पता है मुझे। गाजर की खीर। अच्छा। यानी कि पूरी रात दूध जो है वो 2.5-3 मन दूध लेकर उसके अंदर गाजरें काट के पूरी रात उसको पकाया जाता था। हाँ जी, और सुबह वो गाजर की खीर बनी होती थी। डायरेक्ट दूध में खालिस दूध में। गाजर भी मतलब उसी मिकदार में डालना है जिस मिकदार में चावल डालने। हाँ जी। और फिर किया जाता था कि बड़ी बड़ी जो परात होती थी ना, परातें उसके अंदर, और वो होती थी मट्टी की परातें, उसके अंदर रख के ठंडी की जाती थी छत पे, फ्रिजों वगैरह पे नहीं। अच्छा। छत पे रख के नेचुरल ठंडी की जाती थी। और फिर वो 24 घंटे जो आता था मेहमान उसके आगे वो रखी जाती थी खाने के लिए। इसके अलावा इतनी स्पेशल किस्म के भटूरे बनते थे। अच्छा, मैं आपको क्या बताऊं, इतने स्पेशल भटूरे बनते थे और हर गली में भटूरे बनते थे। अच्छा, और भटूरे इसकी स्पेशल है, स्पेशलिटी होती थी बसंत की भटूरे इस दौर की। अच्छा। और उसके साथ चने होते थे, फिर उसके साथ कुछ लोगों ने हलवा बना लेना, कुछ लोगों ने खीर बना लेनी, जिसका जो शौक होता था वो। और वो सारा दिन भटूरे जो भी आता उसको खिलाए जाते थे। तो ये निहारी, कौरमे, ये चीजें नहीं, ये तो अपनी जगह थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हमारा असल में खित्ते के नहीं थी। ये थी सारी, आपको पता, यूपी वगैरह से खाने आए, लखनऊ से आए, दिल्ली से आए। जो हमारे में वो आपको देसी खाने बता रहा हूँ। इसी तरह से फिर बहुत ज्यादा यहाँ रवाज था कश्मीरी चाय का, खासतौर पर ग्वाल मंडी, निस्बत रोड, मोनी रोड, यहाँ पर स्पेशल चाय बनती थी। अच्छा, लस्सी नहीं, लस्सी से तो सो जाएंगे। नहीं, ये मौसम नहीं था ना लस्सी का। अच्छा। अदरवाइज लस्सी चलती, लेकिन इस मौसम में क्योंकि फरवरी था, क्योंकि ये माघ के महीने में आती है ना, नींद भी तो आती है ना। नींद भी आती है। दूसरी बात ये मौसम नहीं था ना लस्सी का, ये मौसम था कि कुलचे हों ताज़ा से तैयार किए हुए, खताइयाँ हों, बेहतरीन खताइयाँ मिलती थी अंदरून लाहौर में। वहां से लोग खताइयाँ ला के रख लेते थे, जो आता था उसके आगे खताइयाँ और ग्रीन टी रखते थे। फिर लोग ग्रीन टी के अंदर खताइयाँ डाल के खाते थे और दुआएं देते थे। कई सिर्फ खाने ही आते थे, उनको पतंगबाजी का नहीं था। वो कहते थे जी खाना खाना है, उधर जाके इधर वो चलते हैं। और फिर ये ख्याल किया जाता था क्योंकि इसके बाद ना मौसम बहुत अच्छा आना होता था, फसलें पकनी हैं, सरसों के ऊपर ये जिस कलर का मैंने और आपने सूट पहना, इस रंग के फूल खिलने हैं। तो इसलिए लोगों का ख्याल होता था कि इस जो जितना ज्यादा आप बांटेंगे, खिलाएंगे, उतना ज्यादा अल्लाह कर्म करेगा पंजाब के ऊपर। और ये आपको बताऊं, पंजाब और यूपी में सिर्फ ये होता था, सिर्फ पंजाब और यूपी में। बाकी जो रियासतें थी हिंदुस्तान की या पाकिस्तानी, वहां पर इतना ज्यादा इसका नहीं था रवाज। अच्छा। अब तो बहुत दूसरे शहरों में भी चला गया। हाँ जी। और जो उसके उस उस्ताद होते थे वो
पीले रंग की पग पहनकर, पहले मैं पहनने लगा, फिर मुझे याद है मैं तो उस्ताद नहीं हूं, मैं तो पठा हूं। अदरवाइज उस्ताद जो थे वो पीले रंग की पग पहनते थे। सर मैं सॉरी लेकिन जिन्नी ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਣਿਆਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਈਏ, बड़े मशहूर खिलाड़ी होंगे सन जेडे बेहतरीन किस्म की डोर लगाते। एक तो जानी का पता चल नहीं वो तो थे ना गुड्डी उड़ाने वाले। अच्छा। मैं कह रहा हूँ डोर बनाने वाले उस्ताद अलग थे, और भाई डोर वाले उस्ताद अलग उस्ताद कहलाते थे, मशहूर उस्ताद। अच्छा। वो 3 बड़े उस्ताद थे हिंदुस्तान की तारीख में, उनसे बड़े उस्ताद नहीं कहते आज तक आए। पहले थे उस्ताद अच्छू, दूसरे थे उस्ताद रत्तू। रत्तू के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ डोर नहीं बनाता था, वो आपको डोर देते देते सिखा भी देता था डोर से उड़ाना कैसे पतंग, और साथ 3-4 मुफ्त में करतब भी बता देता था। यूं करोगे तो गुड्डी ऐसे जाएगी, हाथ मारोगे तो ऐसे आएगी, पेचा तेज लगाओगे ऐसे होगा। वो 3-4 साथ आपको हुनर भी दे जाता था उस्ताद रत्तू, बड़ा फेमस था उसका। और कौन सी जगह थी, सैद मिठा में सबसे अच्छी डोर लगती थी। सैद मिठा पता नहीं आपने अंदरून लाहौर में देखा कि ये जो है ना अपना शाही किला, उसके सामने जो बाजार है उसी के अंदर सैद मिठा है। अच्छा। तो सैद मिठे में लगती थी। उसके बाद एक वच्छू वाली गली, वच्छू वाली गली वहीं पर है उधर करीब ही उसके बाद है मच्छी आता में ऐसी डोर लगती थी, गाड़ियां रक्शे खड़े होते थे इंतजार में। जी अंदरून लाहौर में, ये दिल्ली के साथ। उसके बाद सूत्र मंडी में, उसके बाद रंग महल में, उसके बाद घोड़े शाह में। मंडी जो है ये इसी वजह से इसका नाम रखा गया। जी सूत्र धागा होता था ना, नहीं सूत्र मंडी में तो कारोबार होता था ना सूत्र का, जिससे कपड़ा बनता है। अच्छा। लेकिन वैसे वहां पर क्योंकि सूत्र का काम भी था, जगह बड़ी खुली होती है आपको पता। हाँ। सूत्र मंडियों में। हाँ। तो वहां पर डोर लगा करती थी। फिर खोजे शाही में, फिर सिखा शाही में, फिर घोड़े शाह में, फिर बगबानपुरे में, ये बड़े बड़े इलाके थे जहाँ डोर मिलती थी। अगर कोई बड़े ही शौकीन होता था तो कसूर जाता था डोर लेने के लिए। वहां पूरे पूरे गांव हैं जो सिर्फ डोर बनाने का काम करते हैं। कसूर से। बल्कि जब मैं पहली दफा डोर लेने के लिए गया तो मैंने जाके उसको डोर के बारे में 2-3 लफ्ज बोले कि भी डोर ऐसी हो, तो मैंने कहता उस्ताद जानी दा शागिर्द नहीं तू। यानी वहां जी 30 साल पहले उसने, और फिर उसके बाद अगली बात सुने, उसने पैसे नहीं लिए, उसने खाना खिलाया, उसने चाय पिलाई, उसने पान खिलाया। उसने कहा जी उस्ताद जानी नु इस तरह हाथ जोड़ के मेरा सलाम कहना, तो उन्होंने कहना ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾगिर्द जनाब ਤੁਹਾਡੀ वजह तो आज ऐश कर रहे हैं। वाह 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 सर, इतनी इज्जत थी। पंजे के होच ते सिर कड़ा। हां जी, अंदाजा करो कैसी इज्जत थी सारा साथजा की उनकी। फिर अब देखें कि एक उस्ताद बड़े मशहूर हुआ करते, उस्ताद भोला कहते थे उसको, जबरूर भोला। अच्छा। इनके मुकाबले हुआ करते थे ये गुड्डी ग्राउंड में। अच्छा फिजा, वो मुकाबले 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे 8 घंटे नहीं, 72 घंटे मुकाबला होता था। अच्छा। मैंने अपनी आंखों से 1-1 घंटा पेचा लगते देखा। 1-1 घंटा पेचा ही लगा हुआ है, इतनी दूर चला गया कि नजर नहीं आ रहा पतंग किसी को भी, बस अंदाजे से पेचा लगी जा रहा है, डोर निकली जा रही है और वो लगा रहे हैं पेचा इतनी दूर। तो भी तो मांझा बीच में से कटता कुटता नहीं है, लगा रहता है पीछे। इसलिए कि बहुत एक ख्याल किया जाता है, और साथ साथ जब पतंग उड़ा रहे होते थे, पेचा लगा रहे होते थे, छोटी गुड्डी वाले को या मेरे जैसे कोई इजाजत नहीं थी कि पेचे में जाकर डिस्टर्बेंस पड़ता, एक एहतराम था साथजा का। अच्छा। फिर अब देखिए, एक बार मेरे उस्ताद जानी के बारे में कहते हैं, रमजान साहब के बारे में, मलक रमजान साहब फौत हो गया, अल्लाह नसीब करे, उनके बारे में क्या जिंदगी में उनकी एक ही बार गुड्डी कटी, छोटे से बच्चे ने गुड्डी काटी उनकी है। वो अपने छत से उतरे, उसके घर गए और जाके उस जमाने में से 100 रुपया देकर पुत्र शाबाश। वाह वाह, ये थे उस्ताद। वाह वाह, ये पता नहीं अब किस तरह अनाम में लोग आ जाते हैं कि मेरी गुड्डी कैसे काट दी, झगड़ा हो जाती है, मार दुटाई होती है, पूरे खट्टे यहाँ पे अखाड़े। अच्छा, वो बच्चा जी जिसको उन्होंने ये बात की थी, वो बड़ा होकर उस्ताद छमा बना, खुद उस्ताद बना। वाह वाह, दादा कीजिए उस्ताद की दुआ। वाह वाह वाह, उस्ताद की दुआ। उन्होंने उसे क्या, पुत्र तू आज तो छमा है मेरा। उस्ताद छमा मशहूर हो गया वो। तो इसी तरह से उस्ताद जवेद हुआ करता था, बड़ा मशहूर अंदरून लाहौर के अंदर। एक उस्ताद टैनी हुआ कर, टैनी। वो छोटे से थे, इतने से कद के थे, तो टैनी लोग कहते उस्ताद टैनी। लेकिन उस्ताद टैनी के बारे में कहते थे कि अगर वो कहीं खड़ा हो जाएगा ना जाके पेचे में और कहेगा मेरा पट्ठा है, तो पट्ठा जीत जाएगा, जैसे मर्जी गुड्डी उड़ाए वो। वाह वाह वाह, वो कहते थे जिथे मैं खड़ा हो जा, मुखालिफ की गुड्डी आप ही कटी जाती है। इस एतमाद के साथ बात किया करते थे।
ये एक इज्तिमाई नफ्सियाती थेरेपी थी फिजा। ये पीछे कमेंट्री कौन अच्छी करता था? जो कुछ होता हाय है ना हाय। कि ऐसे उस्ताद जो हाय कमेंट्री हाय। से बंदे को बोलते और तू मे- ये कर वो और कर मेरे ये मेरे कर। जैसे करते सुनो हुण कमेंट्री भी तुसी गल करती पता नहीं तुहानू गलत दसियां कि लोगों ने कहना पता नहीं पहले तय सी कमेंट्री सुनो की हुंदी सी लाम लंघ जानी है नून नीवी नजर करके सीन साडे वाल ते ध्यान ही नहीं ये हुण माइक ते बोलन दिया बंदा बैठा उधर पतंग चल रहे लाम लंघ जानी है नून नीवी नजर करके सीन साडे वाल ते ध्यान ही नहीं लाम ला देंगा अख मटक तेरी ते तोड़ देंगा हार संघार तेरा सीन सरू दा टूटा हवा चले डोलदा नहीं ऐसे महबूब ते लानत पे जो आवाज मारो को बोल देंगे ये कमेंट्री चला करती थी। हाँ जी, और उस्तादों के नाम इतनी इज्जत से और इतनी मतलब लिए जाते थे बड़े बड़े चीजों के साथ कि हैरान हो जाते थे लोग कि उस्तादों के नाम लिए जा रहे हैं। और आप देखिए आप बोलते रहे मैं सालसा तरीबा से ना ये आपसे तले भी दिलवाना सिखाऊंगी लोगों को। क्या ये कहते हैं एक इसको? इज्तिमाई नफ्सियाती थेरेपी थी, एक इलाज था, ये एक तरीका था, ये लोगों की भलाई का एक तरीका था। लोग खुश हुआ करते थे। समाज में जो त्योहार होते थे ना वो सिर्फ मेले ठेले नहीं होते थे, वो मुईशत को आगे लेके जाते थे। वो लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार करते थे, लोगों को रोजगार दिया करते थे। अब ये देखिए ना, आ देखो ना कूड़ लोग ने कूड़ लोग ने आ देखो सुराख करन लिखी वाह 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 और भाई कूड़ लोगो ਇਹਦੇ ਤੇ अगर सुराख ज्यादा हो गए यदि तो उड़ नहीं सकना। इसके लिए स्पेशल सुराख करने के लिए चीजें वो करती थी। ये देखें अब वो चला गया, हमने ये रील वायरल कर दी। आ देखो कूड़ कह दिया, इससे आदरा पकड़ने देखना जी लगेगा। आसन वाले धागा देखो। अब मेनू दसो भी इस धागे ना गुड्डी उड़नी है इसका दमले धागा लगेगा। किसका रस्ता था वो इस्तेमाल करो। हाँ जी, इस धागे अब ना मुझे तलावे डालने ਕਿਹਾ सिखाए, ਜਾਂਦਾ ਸੀ डोर नहीं ਤਲਾਵਾਂ ਦੇ लगे ਬਾਰੇ वो। ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੀ। ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਧਾਗੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ वाह ਚਾਹੀਦਾ वाह 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 अच्छा। ਵਰਨਾ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। तो हवा अगर लीक हो जाए तो फिर नहीं सारे होगी। फिर गुड्डा कादा रहेगा जी हवाई लीक होगी थे। इसी वजह से जरा सा फट जाता था तो उस्ताद लोग उसे साइड पे कर देते थे कि नहीं ये अब इस काबिल नहीं रह गया, इसको उड़ाया जाए। अच्छा। तो जो सुराख है उसको करने के लिए स्पेशल हर डोर के साथ उसके मयार की एक सुई रखी जाती थी कि जी इस डोर को इस सुई से सिर्फ आपने सुराख करके तो आपने तलावें डालनी है। इस गुड्डे ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇਜ਼ਾ ਹੈ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਨੇਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾबर है। वाह 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 बिल्कुल आज आपसे ही करवा रही हूँ मैं। अच्छा दिखा तो दे, कहाँ अच्छा से सुराख करेंगे? ये देखें इस जगह के ऊपर अगर आपको कैमरे में नजर आ रहा है यहाँ क्रॉस बन रहा है, यानी ये वाली जो एक हमारी बांस की एक कन्नी है और ये जो है यहाँ कट रही है। तो यहां पर आपने जाकर अगर आपने ऊपर को ज्यादा पतंग लेकर जाना है तो हमेशा आप राइट साइड से ऊपर से सुराख और लेफ्ट नीचे से क्या करते थे। वाह 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 अगर आपने साइडों पे ज्यादा खेलना है यानी आपको लग रहा है कि मेरा पेचा ऊपर नहीं इधर जाना है तो फिर आप इधर और इधर से सुराख किया करते थे। साइंस है पूरी इसकी। वाह 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 ये फिजिक्स के कानून के मुताबिक है। अगली सुने, जो पहला सवाल हम करते थे जाकर पतंगबाजी, पता क्या करते थे? हवा किधर दी भाजी, हवा किधर दी है? वाह, वाह। क्योंकि हवा के मुताबिक हमने उसके अंदर डालनी होती थी। फिर डबल करनी, ट्रिपल करनी कि सिंगल करनी, यानी इसको सिंगल मैंने डालना है या डबल डालना है। जब मैं देखता था ना कि जो उड़ा रहे हैं वो बड़ी तेज किस्म की उनकी यानी वो टच होते ही काट देती है, तो मैं इसकी तलावों को डबल करता था, क्योंकि अगर तलावा टूट गया तो उस्ताद की बड़ी बेइज्जती समझी जाती थी। पेचा कट गया कोई मसला नहीं, तलावा नहीं टूटनी चाहिए क्योंकि तलाम तो उसकी फाउंडेशन है, जड़ है उसकी। तो इसलिए यहां पर एक सुराख किया जाता था और एक छोटा सा सुराख यहां पर, ये देखिए इतना छोटा सुराख है कि बिल्कुल आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा। वाह वाह। और फिर यहां से इस धागे को वो बकायदा ऐसे मुंह में लेके ऐसे, ताकि बिल्कुल ब्रीक हो जाए, पतला हो जाए, और फिर इसको यहां पर रखा जाता था। और इतनी उस्ताद की इज्जत होती थी, जिस धागे को उस्ताद ऐसे मुंह से करता था ना, उससे बाद में बच्चे चूमा करते थे कि हमारे उस्ताद का लुआब लग गया। वाह वाह वाह। उस गुड्डियों को लोगों ने आज भी, फिजा ये शायद लोगों को अजीब बात लगे, वो गुड्डियां जो उस्तादों के हाथों, उनके पट्ठों या शिगिर्दों को मिली, आज भी उन्होंने पेटियों में बंद की, जैसे बेटियों का जहेज रखा जाता हाँ जी है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इतनी इज्जत की जाती थी उसकी। really? अच्छा, अब ये है कि धागा कितना लेना है। देखिए क्या जबरदस्त बात थी कि पतंग का जो साइज है ऊपर से लेकर नीचे तक, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 2 वाह वाह और वाह। 3। ठीक है जी, ये साइज हो गया आपकी तलावों का। ठीक है। अगर आपने डबल करना है तो डेफिनेटली आप इसको डबल कर देंगे। अच्छा। इसको तलावें कहा जाता था, ताकि इधर और इधर जब आए तो एंड सेंटर बने। उसका 3 का मतलब ये था 1 1 एंड 1, 1 1 एंड 1, ताकि बिल्कुल सेंटर के वाह, अंदर वाह, उसकी वाह, जो है ना वो
उसको गांठ मारी जाए, क्योंकि गांठ मारना बड़ा जरूरी होता है। कहाँ पर आप गांठ लगा रहे हैं इसको, ये बहुत जरूरी हुआ करता ये था। हमने बैक साइड से नहीं, फ्रंट से इसको डाला। जी जी, ये अब क्योंकि धागा बहुत ही मोटा है, सुराख बहुत ही छोटा है, हमें जो उस्तादा ने सिखाया था उसके मुताबिक है, तो ये शायद धागा जो है, और दूसरा ये देखें आगे से इसका हाल देखें इस धागे का, इस वजह से वो शायद जो है, अगर आप इजाजत दें तो है तो बेउस्तादी, इसका सुराख थोड़ा सा जो है फिर बड़ा कर दें, लेकिन कोई उसमें बात ये नहीं, देखा ताकि कि हम सर सीख जाएं। बेउस्तादी है, कोटियां बनाने वाला है। मगर क्योंकि हमें समझ आ जाएगा। धागा ते ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ धागा लिया ਤੁਸੀਂ। अच्छा, ये अब मुझे नहीं पता कि कैमरे में नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, ये देखिए आ रहा है आपके इस close तरह में, से इसको front जो है इस तरह से इसको सीधे यहाँ हाथ से, की तरफ से उन्होंने ऐसे जी enter जी जी किया। बिल्कुल। और अगली बात बताऊं, हाँ। जब मैंने अंदर मुंह में पड़ी, जैसे ईद कुर्बान पे वो बकायदा कुर्बानी पढ़ के ज़िबा किया जाता है, इसको भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के तलाएं डाली जाती थी। पतंग भी बिस्मिल्लाह नाम, जो कहते हैं कि जी गैर मजहबी रस्म है, उनको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह का नाम लेकर ही उड़ाया जाता था, अल्लाह का नाम लेकर ही तलाएं डाली जाती थी। मैंने ऐसे उस्ताद भी देखे ग्वाल मंडी में, मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे उस्ताद भी देखे जो जब तक गुस्ल नहीं करते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, जब तक अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, गुड्डी नहीं डालते थे। वाह 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 वाह। वो कहते थे कि ये एक अच्छी तफरीह है, इसको हमने खराब नहीं करना, इस तफरीह को हमने इबादत बनाकर पेश करना है, वो ये कहा करते थे। ये देखिए अब यहाँ पर आपने एक, और इसे रीफ नॉट कहते हैं जी, ये भी बता दूं आपको, इसे क्या कहते हैं, रीफ नॉट, यानी इस गिर्रा को रीफ नॉट गिर्रा कहा जाता था। तो ये आपने ऐसे कर गिर्रा लगानी है, अच्छा, ऐसे गिरा लगानी है आपने। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि 3 का आपने फार्मूला रखना होता था कि 1 और 1 इसके मुताबिक जाना है। ये देखिए यहाँ मैंने डालनी है, एक इसके ऊपर, और फिर ये ऐसे करके डबल और ऐसे करके ट्रिपल। इसका जो सेंटर था वो मैंने ऐसे करके पकड़ लेना होता था, ये इस तरह करके, तो ये बन गया इसका सेंटर। देखिए अब दोनों तरफ से बराबर है, ठीक है। और एक सुराख जो था वो ये जो निशान बना हुआ है, जिसको हम परी कहते थे, इसके ऊपर जहां पर ये हिस्सा या ये हिस्सा दोनों बराबर के हों, वहां पर हम इसको डाल देते थे, ये ठीक है। अच्छा, इसका भी जो साइज है ये भी ज़हन में रखिए कि डिपेंड करता है कि आपने पेचा कैसा लगाना है और आपकी डोर कैसी है। इसका साइज भी आपने उसके मुताबिक रखना होता था। अच्छा, जितना आप साइज बड़ा करते जाएंगे, गुड्डा उतना ही कम उड़ेगा। अच्छा। जितना आप ज्यादा करते जाएंगे उतना ही गुड्डा ज्यादा उड़ेगा, क्योंकि उसको हवा ज्यादा पड़ेगी। अच्छा। तो ये भी एक साइंस थी, मैंने कहा ये भी बता दूं ताकि लोगों को, तो ये जिसको हम मजाक समझ रहे हैं, ये ऐसे कभी भी नहीं होता कि ऐसे उठ के गुड्डे के माहिर बन पहले गए। तो आप लोग घर पे पतंगे बना लिया करते थे ना? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। पतंगे वो सही अच्छी बनती थी, बहुत अच्छी बनती थी, बल्कि स्पेशल जो उर्दू बाजार है वहां से बड़ा स्पेशल किस्म का जो है ना वो धागा मिलता था, और स्पेशल किस्म का और ये जो पेपर तावा, कौन सा होता इसे है? तावा कहते हैं, ये तावा मिलता था बहुत जबरदस्त। ये जो पेपर ये आता था जी इंग्लैंड से। अच्छा। बल्कि एक बड़ी पुरानी किताब है लाहौर के बारे में, एक ICS अफसर थे, उन्होंने लाहौर के ऊपर बड़ी खूबसूरत किताब लिखी। उनका एक चैप्टर है, उसका नाम बताता हूँ, उससे आपको बहुत अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा लखनऊ दियां पतंगां, इंग्लैंड दी डोर ते लाहौर दे पेचे। तो स्पेशल पेचे लाहौर दे पेचे तो इतने लगते सी ना जी। इस वजह से उन्होंने कहा कि क्योंकि उस जमाने में लखनऊ पतंग आया करती थी, बड़ी खूबसूरत एक होती थी लखनऊ पतंग, तो लखनऊ पतंग इस्तेमाल होती थी उड़ाने के लिए। और धागा जो था स्पेशल वो UK से यानी कि इंग्लैंड से आया करता था। उसको फिर पाकिस्तान के जो माहिरीन उस्ताद, जिनके मैंने अभी आपको नाम बताए, उस्ताद रतू जैसे लोग, बल्कि उस्ताद रतू के बारे में तो मशहूर है, वो सिर्फ बाहर का इंग्लैंड का धागा ही इस्तेमाल करते थे, वो लोकल धागा इस्तेमाल ही नहीं करते थे। अच्छा, क्योंकि उसकी क्वालिटी जी मैनचेस्टर से आता था ना, आपको पता है मैनचेस्टर तो कपड़े की सबसे बड़ी सनत है, तो उससे अच्छा तो कहा जाता है कि आज तक धागा बने कहीं नहीं। अच्छा, तो वहां से स्पेशल आता था। इंडिया का कल्चर तो नहीं है ना? नहीं, इंडिया में, मैंने कहा यूपी में था, यूपी में था। अब इस बात के ऊपर बड़ी बहस है कि यूपी से पंजाब में आया या पंजाब से यूपी में गया, लेकिन जो पुरानी किताबें हैं वो हमें बताती हैं। मसलन मैं आपको किताब का हवाला देता हूँ, कन्हैया लाल लाहौरी थे, कन्हैया लाल इंजीनियर थे, उन्होंने जो किताब लिखी तरीखे लाहौर, उसमें भी एक पूरा चैप्टर है बोकाटा के अनवान से। उसमें उन्होंने कहा है कि ये लाहौर से यूपी में गया, उत्तर प्रदेश जिसको हम कहते हैं। ये देखिए जी, हमने ऊपर 2 गिरें लगाई, नीचे 2 गिरें लगाई। अब बाज का ये होता था कि गुड्डा जो है बैलेंस नहीं है, तो जब बैलेंस नहीं होता था फिर हम ऊपर 3 गिरें भी लगा देते थे। अच्छा। और एन इसके सेंटर में जाकर हम यहाँ के ऊपर ये देखें, और इसको बकायदा जमीन पे रख कर इसका बैलेंस किया जाता था। अच्छा, देखा जाता था कहां पर इसका बैलेंस आया है। ये देखें, ऐसे अगर जरा उधर से चला गया, इसका मतलब है कि उस तरफ जो है वो कन्नी मार रहा है। अच्छा, ये देखें, अब ये बैलेंस हो गया। वाह, तो बैलेंस करने के बाद, और ये छोटे छोटे बच्चे इसके माहिर थे,
यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उस्तादों का काम था, बच्चों को माहिर किया हुआ था उन लोगों ने इसका। अच्छा। और ये इस तरह से आपने इसकी गिरा लगा दी, ठीक है। अच्छा, अब यहां बड़ी अहम बात है, जब उड़ाना होता था ना, जो हम बच्चे थे हम यहां से ऐसे डोर को बांधते थे, ऐसे नहीं, इसके साथ डोर को ऐसे रख के इस तरह से आपने बांधना है ऐसे। लेकिन खूबी यह है, क्योंकि अब ये बहुत मोटी है, खूबी यह है कि जब आप बांधें तो यहां पर नॉट इतनी मोटी ना हो जाए कि दूसरे की डोर फंस के इसको काट दे। अच्छा, इतनी बारीक नॉट आपने लगानी है कि इसके अंदर दूसरे की डोर फंस ना सके, क्योंकि जहां पर भी ऐसी नॉट लगी हुई वहां पर क्या होगा कि वहां पर आके उनकी गुड ऐसे करके डोर जहां डोर फंसेगी वहीं कटेगी। पेचे का असूल ये है कि अपनी डोर के ऊपर अगले की डोर फिरने नहीं देने। अच्छा, फिर गई तो फिर गई, फंस जाएगी खुद ही, फंस जाएगी। ये देखिए अब ये बिल्कुल एक बैलेंस्ड किस्म का, ये ले ठीक है। अब आपने कोई हवा बंद की हुई है, अगर एसी की हवा चल रही होती है यहाँ ही उड़ना शुरू हो जाता है। हवा के बगैर तो इसका आपको पता है देती हूँ, मजा ही कोई नहीं है। कन्नी दूं, पीछे से जाके देती हूँ, जी जी जी, मैं आपको इधर से कन्नी देती हूँ। चले, एक बंदा भी चाहिए होता जेड़ा नु फड़ा के रखना है। अच्छा, मुझे आपने बताना है कि ये जो है ना, ये मैंने पीछे तक ज्यादा करनी है, कन्नी ज्यादा ऐसे पीछे तक करनी है, ऐसे ही होता था। इनको कहते हैं चप कढ़ना, चप कढ़ना। और ये ऐसे 1 2 3 करना है ना मैंने। 1 1 2 3 रेडी। अब ये देखिए जहाँ हवा नहीं है तो फिर ये ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त शो रहा आज और बहुत मजा आया हम सबकी तरफ से। आपको जो है ना बसंत मुबारक। एंड में यही कहूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, बसंत को एंजॉय कीजिएगा। सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। कुछ कहना चाहेंगे एंड में? आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस ये कहना चाहेंगे कि देखिए इसके साथ लोगों का रोजगार वाबस्ता है। जो अमेरिका में क्रिसमस होती है उसमें $1 खरब का बिजनेस होता है। जो हिंदुस्तान में दिवाली होती है उसके बारे में कहा जाता है कि $350 अरब डॉलर का बिजनेस होता है। जो पाकिस्तान में बसंत हुआ करती थी 500 अरब से लेकर 1 खरब तक का बिजनेस हुआ करता था। तो ये कारोबार है, ये सकाफत है, ये इज्तिमाई थेरेपी है, ये तरीका इलाज है। इसको इस तरह से खूनी ना करें कि लोगों की जान जाया हो, लोग जख्मी हों। ख्याल करें दूसरों का। ये मोहब्बत का त्यौहार था, ये गुड्डी देने का त्यौहार था, ये गुड्डियां लेने का नहीं त्यौहार था। ये इस बात का त्यौहार था कि आपने कुर्बानी कितनी दी, आपने दूसरों के लिए कितना किया। दूसरों को गुड्डियां दे दी जाती थी, दूसरों को डोर दे दी जाती थी। यहां तक भी होता था कि अगर आपका गुड्डा कट गया है तो आप शाबाश देने जाते थे। आप बो काटा में मुखालफों के साथ शामिल होकर तारीफ करते थे कि अच्छा पेचा लगाया उसने। तो आप इसको मोहब्बत का एक बनाएं, इसको चाहत का एक बनाएं, ना कि आप इसको खूनी बनाकर दूसरों की जिंदगियों को खतरा दें। अभी कुछ कहते विचार? जी जी बिल्कुल जरूर। बस यही कि ਜਿਹੜਾ सीएम ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਪੈਗਾਮ ਛੱਡਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰ 'ਚ 35 ਮਹਿਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕਿ ਬਸੰਤ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਆ, वो सारे प्यार करने आए हैं। डोर गुड्डी दी केड़ी गल? 2 टर्म बहुत अहम है, उत्थे खत्म करना है। मगर मैं आखिरी बात, पहले मैं इनके साथ मैं बिल्कुल इत्तेफाक में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ ये त्यौहार जो है ना सिर्फ हमारे इधर लाहौर में मनाया जाए, पूरी दुनिया से लोग सिर्फ लाहौर में आए, पूरे पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। मैं सारी दुनिया घूम आया। सुनो आपकी बात को, मैं सारी दुनिया घूम आया। ये तर्ज नहीं है, तौर नहीं है, लाहौर जहां में और नहीं है। क्या बात है।